बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुला लिया। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, मकासद क्या? मुल्क में हर रोज बढ़ती महंगाई, अवाम की दुहाई। 15 दिन में पेट्रोल की कीमत 2 मरतबा बढ़ी, कौन कंट्रोल करेगा? और वाशिंगटन में सख्त सिक्योरिटी, पार्लियामेंट के बाहर गार्ड्स की भारी नफरी तैनात। जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी ने अमरीका पर भी हमलों का खतरा। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और पार्टी फंडिंग केस में अब तमाम जमातों को इसका जवाब देना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग केस चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज को भी अब इसका जवाब देना होगा। ये मामला शुरू हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग के हवाले से केस चल रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तलब कर लिया है। तीनों जमातों से हिसाब मांगा जा रहा है और इस हवाले से स्क्रूटनी कमेटी ने 18 जनवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तलब किया है, जबकि 19 जनवरी को पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे चुकी है कि हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, जबकि 19 जनवरी को एहतजाज होने जा रहा है और 20 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तलब कर रखा है। यानी कि 18, 19 और 20 ये 3 दिन बड़े अहम कंसीडर किए जा रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से जब तहरीक इंसाफ को सवालनामा भेजा गया था तो उस सवालनामे का जवाब तहरीरी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवा दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि गैर मुल्की फंडिंग के जिम्मेदार उनके एजेंट्स हैं। एजेंट ने हिदायत पर अमल नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं। यानी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू ये मान लिया है कि जो अमरीका से पार्टी फंडिंग हुई इसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं बल्कि एजेंट्स पर आयद होती है। पार्टी फंडिंग का जो केस है, फॉरेन फंडिंग केस का, अगर थोड़ा सा क्विकली इसका रिकैप कर लें तो नवंबर 2014 में अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की थी पार्टी फंडिंग के हवाले से, और उसके बाद तकरीबन 2015 में इस पर समाअत शुरू हुई थी और उसके बाद इसी तरह तहकीकात चल रही हैं, इल्जामात सबके सामने हैं, तमाम तर डिटेल्स जिससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि अक्टूबर 2017 में तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की थी और उस पर भी उसके बाद अगले साल से ही तहकीकात और समाअत शुरू हो गई थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी तलब कर लिया है। अब तीनों जमातों को पार्टी फंडिंग में समाअत का सामना है, केसेस का सामना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि करप्शन का जो बयानिया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेवलप किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है करप्शन का। तो इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पहले ही करप्शन के केसेस भुगत रही है और फॉरेन फंडिंग केस का जो नतीजा आता है लेट्स सपोज, तो उसके बाद क्या यह हुकूमत की साख को मुतासिर कर सकता है, या जो पीडीएम एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के सामने, क्या वो इसी बयानिए का सहारा लेकर हुकूमत को दबाव में रखना चाहती है? पहले तो वो नहीं गिरा सके हुकूमत, क्या इसके जरिए वो अवाम को उम्मीद दिलाना चाहते हैं या ये सिचुएशन क्या चल रही है? इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे तज्जियाकार असद खरल साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहूंगा, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, तमाम तर मामला चलते रहे, हुकूमत कुछ नहीं कर पाई और कोई चीज क्लियर भी ना हो सकी। क्या पीडीएम माजरत साहब पीडीएम कुछ नहीं कर पाई हुकूमत के खिलाफ? क्या पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार है? क्या ऑपोजिशन अब फॉरेन फंडिंग केस से उम्मीदें लगाकर बैठी? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई जो उम्मीदें लगा ली वहाँ से उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल सकेगी जिससे वो कोई तोको लगाए बैठे हैं। मामला ये है कि 19 तारीख को इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे फॉरेन फंडिंग के हवाले से, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि बाउंसर मैं उसको कहूँगा, उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ पीटीआई की बल्कि दीगर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग या मौलाना फजल रहमान की जो जमातें हैं उनकी भी जो पार्टी फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है या जो मकामी फंडिंग है उसकी भी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पब्लिक कर दी जाए। तो अब मामला ये है कि पीटीआई तो ये क्लेम करते हैं इमरान खान साहब के 40,000 के करीब हमारे लोग जिन्होंने हमें फंडिंग की, उनकी तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUIF या दीगर जो जमातें हैं वो भी ये चाहेंगी कि पार्टी की जो फंडिंग है उसको पब्लिक कर दिया जाए? और दूसरा आपने कहा कि इस्तीफों के हवाले से इन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे देंगे, तो इस्तीफों के हवाले से भी आप देख लें, जिनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये एटम बम है, वो मामला भी ख़त्म हो गया। 31 दिसंबर की डेडलाइन थी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च हम करेंगे, उसके हवाले से अभी कोई दूर दूर तक कोई चीजें नजर नहीं आ रही। फिर सेनेट से पहले जिमनी इंतखाबात के बाइकाट की बात की गई, वो मामला भी आपके सामने है कि वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अब एक दिन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर अगर जाके एहतजाज करते हैं उससे क्या हुकूमत गिर जाएगी? क्या वजीर आजम रिजाइन कर देंगे?
क्या वजीर आजम जो है उनको घर भेज दिया जाएगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो पहले तमाम तर ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने तमाम तर डेडलाइंस दी, जिस तरह से आप भी अग्री कर रहे हैं कि उस पर उस तरह से अमल दरामद हो नहीं सका, आप देखें वोटर को और उनके जो अवाम है उसको उन्होंने उम्मीद तो दिलानी है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उनको कहीं से उम्मीद दिलाई गई हो, या सिर्फ अपने वोटर को उम्मीद दिलाने के लिए फॉरेन फंडिंग केस का सहारा ले रहे हैं, इसीलिए वो अपने वोटर को थोड़ा उम्मीद दिला रहे हैं कि जी अभी बहुत कुछ है, मार्च तक ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमेशा अपोजिशन पार्टियां अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं, अपने उनके जो अरकान असम्बली होते हैं, उनके जो सेनेटर होते हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान होते हैं, उनको इंटैक्ट रखने के लिए, अपने पार्टी अहदेदारों को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने साथ जुड़े रखने के लिए इस तरह की चीजें वो बताते रहते हैं। आपको याद होगा कि कभी मरियम साहिबा कहती हैं कि दिसंबर में चली जाएगी हुकूमत, जनवरी तो बड़ी दूर की बात है। बिलावल साहब की जानिब से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आई। फिर उसके बाद कौमी हुकूमत की कभी बात आती है, कभी कहते हैं हमें ऑफर हो रही है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मामला ये है कि जो जितनी भी इस तरह की चीजें की जाती हैं उसका मकसद ये होता है कि लोग जो है हमारे साथ किसी न किसी तरीके से वो जुड़े रहे, वरना उनको होप दिलाने के लिए इस तरह का कोई। अब देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब गए थे आज़ादी मार्च लेकर, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जनाब हुकूमत जो है गिराएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे, हुकूमत गिरा कर जाएंगे। उनको भी पता नहीं अब कहाँ से यकीनदानी आ गई, उसके बाद मायूस लौट आए। इस तरीके से दिसंबर और जनवरी की डेडलाइन आपके सामने दी गई पीडीएम की जानिब से कि हुकूमत जो है दिसंबर या जनवरी में चली जाएगी। अभी तक तो ऐसी कोई ना आईनी मामला है, ना कोई ऐसा कोई कानूनी आईनी या इन हाउस तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा मूव नहीं है, कोई आईनी तरीका नहीं है कि जिसके जरिए हुकूमत जो है ये ख़त्म कर दी जाए। महंगाई के हवाले से और जो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बेसिकली ये जो अपोजिशन की पार्टियां, इनको सिर्फ एक ही मसला है, अगर वो इनका हल कर दिया जाए तो इनको 5 साल छोड़ के 7 साल वो मसला तो चल रहा है, उनके अपने जाती मफादात अससा वाबस्ता हैं। लेकिन एक और अहम सवाल है जिस पर बहस बहुत ज्यादा हो भी रही है और हमेशा से होती है, क्या ये इसको हम सियासत के जुमरे में ले सकते हैं कि ये ऑपोजिशन उसी इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद करती है, तहफ्फुजात का इजहार करती है, लेकिन अब उसी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के खिलाफ फैसला आ सके, और उसी इलेक्शन कमीशन ने खुद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को भी तलब कर रखा है। तो मकासद बुनियादी तौर पर क्या है? जाती मफाद भी तो उस तरह से नहीं पूरा होता नजर आ रहा, लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुजात भी हैं, लेकिन एहतजाज भी वहीं हो रहा है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो बार बार ये हवाला देते हैं धरने का कि उन्होंने हुकूमत गिराने के लिए धरना किया था, उन्होंने हुकूमत गिराने के लिए धरना नहीं किया था, उन्होंने 4 हल्के खुलवाने के लिए धरना दिया था। पीटीआई ने इलेक्शन के खिलाफ जो रिगिंग थी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पिटीशंस की थी, वो हर फोरम पर गए, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, वो हाई कोर्ट में गए, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उससे धरना दिया, तमाम जो फॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किए। मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, पीटीआई जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा कि धांधली हुई है, वहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप एक ऐसा एविडेंस ला दे कि किसी हल्के में अगर धांधली हुई है, री इलेक्शन करवाना है वो करवा लेते हैं, कोई ऐसे एविडेंस ला दे। अब ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये धांधली हुई है, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट हो गए। अब वही असम्बलियां, वही पार्लियामान जिसको मौलाना साहब चूंकि उनके अंदर नहीं है तो वो नजायज कहते हैं, लेकिन उनका जो जायज बेटा है वो उसके अंदर बैठा हुआ है, और वही इसी असम्बलियों से वो सदर के लिए वोट भी मांगते हैं। जब सदर के लिए वोट मांगे गए नाजायज असम्बलियों से, वो जायज हो जाती हैं। जब इन नाजायज असम्बलियों के अंदर उनका बेटा मौजूद है तो वो बैठा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मामला ये है कि ये जो अपने फायदे के लिए, और यही वजह है जब आप जाती मफादात को लाएंगे आगे, जिस तरह पीडीएम के साथ हुआ है, इसका इबरतनाक अंजाम हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर डील बना ली, नून लीग अपने तौर पर डील बनाने की कोशिश कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी अपने तौर पर मामलात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज़ादी मार्च जब गया था तो मौलाना साहब को तो कुछ नहीं मिला, नवाज शरीफ साहब तो उसके नतीजे में बाहर चले गए, लेकिन मौलाना साहब को कुछ नहीं मिला। जरदारी साहब जो है उनकी और बिलावल साहब की टोन आप देख ले बहुत ज्यादा तब्दील नजर आती है। मौलाना साहब ने पिंडी के धरने की तरफ मार्च की बात की तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उससे लातलकी का इजहार कर दिया। फिर इस्तीफों के हवाले से बात की, उसका उन्होंने साथ नहीं दिया। तो मामला यह है कि हर पार्टी, और मौलाना साहब को भी ये सारे उनके ऊपर जो नैब की इंक्वायरी चल रही है, उनके जो करीबी लोग हैं उनके गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है,
तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी इस हवाले से पीडीएम बेसिकली ये जो पार्टियां उनको एक प्रेशर रखना चाहते की सूरत हाल है। असद खैरल साहब, सियासी तौर पर अगर देखें तो बड़ी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। हुकूमत की तरफ से भी उसी तरह से इल्जाम तराशियां होती हैं, ऑपोजिशन भी उसी तरह से आगे से जवाब देती है, रद्दमल देती है। ऑपोजिशन की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है तो हुकूमती वज़रा बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, चार्जशीट हर कोई लेके फिर रहा है, इल्जाम तराशी हो रही है, इस सारी सिचुएशन का आपको कोई एंड नजर आता है? कोई एंड होगा या अगले 2.5 साल इसी तरह से यही सब कुछ चलता रहेगा? मेरा ख्याल है ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये सिर्फ ये जो सारा प्रेशर बनाया जा रहा है या पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ये है एक नेगोशिएशन के लिए, हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए, नैब के केसेस खत्म कराने के लिए। उसके अंदर फंसी हुई है जरदारी साहब की पूरी फैमिली भी, उनके हवारी दरबारी जितने भी हैं, नवाज शरीफ साहब के जो लोग हैं वो भी उसके अंदर फंसे हुए हैं, और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बाहर थे वो भी नैब के रडार पे हैं। तो लिहाजा मामला ये है कि ये तो इसी तरीके से बात करेंगे। लेकिन एक बात जो डिफरेंट होने जा रही है, आप देखेंगे, आपने ये जादू मैजिक भी देखा था कि जब किस तरीके से जो सेनेट के अंदर अपोजिशन जमातों की अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई। लेकिन अब जो सिनेरियो है थोड़ा डिफरेंट है। अब जो पीटीआई है वो क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट के शो ऑफ हैंड? कभी ऐसे हुआ है? क्यों? इसका मतलब है उनको खतरा था, उनको ये पता है कि उनके लोग जो है वो इधर उधर हो सकते हैं, बोरियों के मुंह फुर खुल रहे हैं। अब सेंटर बनने के लिए पैसे चलते हैं, ये भी एक हॉर्स ट्रेडिंग आपको पता है, बाजी में भी अब भी। तो लिहाजा मामला ये है कि अब शायद इमरान खान को साथ वो जो प्लस चीजें हैं, जो एक चेयरमैन सेनेट के हवाले से अचानक से एक हो गया, क्रिज्मा हो गया कि वो बंदे एकदम से तादाद ज्यादा थी, एकदम कम वोट कम निकले। तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस हवाले से एफर्ट कर रहे हैं। और जो लाहौर का उनका दौरा था शहजाद अकबर या सीएम बुजदार साहब के साथ, वो इलेक्शन सेनेट के हवाले से था। इमरान खान साहब अब वो बहुत ज्यादा उनको एफर्ट करनी पड़ेगी, तो तब जाके सेनेट के अंदर जो वो मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। पहले नताइज हासिल करने के लिए हुकूमत को भी एफर्ट करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। असद खैरल साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्जिया कर रहे हैं, तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे कि अपोजिशन सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर लिया और अवाम को इंटैक्ट रखने के लिए ये तमाम तर चीजें की जा रही हैं। उनके अपने मकासद उस तरह से उनको हासिल हो नहीं पा रहे, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत को भी एफर्ट करने की जरूरत है और करनी पड़ेगी अगर वो सेनेट इलेक्शन में मतलूबा नताइज चाहते हैं। यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासी तौर पर तो सूरत हाल इस तरह चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें 2 बार बढ़ गई हैं, लेकिन हुकूमत खुशखबरियों पर खुशखबरियां दे रही है। कौन सी खुशखबरियां हैं, क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। साल 2021 के आगाज़ में IMF की जानिब से कहा गया था कि ये जो साल है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहाली का साल होगा, मईशत की बहाली का साल करार दिया गया था। कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान ने जो तमाम तर इक़दाम किए थे उनकी भी तारीफ की गई थी, जबकि रेटिंग एजेंसी मूडीज़ उनका कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ मुस्बत हैं जो मईशत को काफ़ी सहारा दे रही हैं। जारी माली साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 1.5% मुतवक्के है कि पाकिस्तान की मईशत बढ़ सकती है। मूडीज ने कोरोना वायरस के असरात के 22-2021 के लिए बेशतर 1/3 ममालिक की क्रेडिट रेटिंग जो है वो मनफी रखी है, जबकि पाकिस्तान के दर्जाबंदी में B3 मुस्तहकम रहने का इम्कान जाहिर किया है। लेकिन आने वाले सालों में पाकिस्तानी मईशत पर दबाव तो बरकरार रहेगा, लेकिन यह भी कहा गया है कि 1.3% तरक्की हो सकती है, इस चीज़ का इम्कान जाहिर किया गया है। जो आलमी मुआशी इदारे हैं वो ये तहकीकात दे रहे हैं, रिसर्च दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो आशारिये दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, वो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन ये जो मुस्बत आशारिये हैं, मुस्बत खबरें हैं, इसका जो रिलीफ है, इसका जो फ़ायदा है वो एक आम आदमी को, आम आवाम को कब पहुँचेगा, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि जैसे ही 2021 का आगाज़ है उसके बाद पेट्रोल की कीमतें पहले महीने में 2 बार इजाफा हुआ है। नए साल के पहले माह में जब पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसके बाद अब फिर से पेट्रोल की कीमत 3.20
0% बढ़ा दी गई है, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पर पेट्रोल की 1 लीटर कीमत जो है वो 109.20 रुपए हो गई है। ऑगरा ने 13 रुपए तक कीमतों के इजाफे की समरी तजवीज़ की थी, लेकिन कीमतों में जो इजाफा वो सबके सामने। इससे पहले 1 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 31 पैसे तक का इजाफा किया गया था। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके पेश नज़र कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इस पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ऑगरा ने क्यों ये समरी भिजवाई और 30 रुपए तक के इजाफे की क्यों तजवीज़ दी गई, 30 रुपए लेवी क्यों लगाया गया। ये टेक्निकल चीज़ें, इस पर जरा हम आगे जाकर बात करेंगे। और इससे पहले 2 रोज़ कबल बिजली की कीमतों के जो फी यूनिट नर्ख हैं वो भी बढ़ा दे गए हैं। जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, तो इससे महंगाई कितनी बढ़ेगी, एक आम आदमी पर कितना फर्क पड़ेगा। और ये जो हुकूमत बड़ी खुशखबरी सुना देती है कि जी करंट अकाउंट जो वो है वो सरप्लस में जा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो इसका आम आदमी को कब रिलीफ मिलेगा, महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा या नहीं पाया जा सकेगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में माहिर मुआशरत फारूक सलीम साहब ने ज्वाइन किया है। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। फारूक साहब, सबसे पहले तो मैं जरा ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इस पर मुख्तलिफ तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मैं जरा आपसे हकायक जानना चाहूंगा कि विद द आई ऑफ इकोनॉमिस्ट ये जो कहा जा रहा है कि ऑगरा ने जो समरी बनाई है उसमें फी लीटर कीमत 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी की शामिल की गई और ये 30 रुपए भी पेट्रोलियम लेवी की आखिरी हद है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो भारी इजाफा दिखाकर इजाफा सार्फिन को मुंतकिल करने की कोशिश की गई या किस कानून के तहत या किस कवानीन के तहत ये सब कुछ हुआ? मैं 2 चीज़ें देखता हूँ जनरली जब पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ाई जाती है। एक तो ये कि आलमी मंडी में क्या हाल हो रहा है। पिछले साल भर का जो मैं अभी रिसेंटली ग्राफ देख रहा था उसमें जो फरवरी का महीना है, जनवरी का महीना है 2020 का, उसके मुकाबले में आज आलमी मंडियों में कीमतें जो हैं वो नीचे हैं, वो बड़ी नहीं हैं। हमारा जो रुपया है वो भी जनरली स्टेबल है। तो एक बात तो ये है कि हमें जब बताया जाता है कि आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ गई हैं तो पाकिस्तान में बढ़ाना ज़रूरी है, वो इस दफ़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आलमी मंडियों में कीमतें तेल की जो है वो बढ़ी होंगी। दूसरी चीज़ एक बड़ी साफ जाहिर है कि इस दफ़ा हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी की मद में तकरीबन 33% अपने हद से भी ज़्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा कर लिया है। इसका मतलब कि जो एलिमेंट है वो टैक्सेस का ज़्यादा है कीमतें बढ़ाने में, और शायद उसकी वजह यह है कि दूसरे सोर्सेज से हुकूमत जो है वो टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर पा रही और अखराजात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसको टैक्स इकट्ठा करने की ज़रूरत है और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाला जा रहा है। तो फारूक साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इससे महंगाई कितना बढ़ेगी, कितने फीसद तक महंगाई बढ़ सकती है? देखिए, हम हमेशा यही सवाल करते हैं, हुकूमत खुद से ये सवाल पूछती रहती है कि महंगाई हो रही है तो उसकी वजूहात क्या हैं, क्या हुकूमत को किसी तरह ब्लेम किया जा सकता है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि वो हर जगह इस्तेमाल होती है। अगर आटा पिस रहा है मिल के अंदर, उसको मार्केट तक पहुंचाना है तो उसमें पेट्रोल का एक एलिमेंट है। सब्जी जो किसी फार्म में उगाई जा रही है उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में लाना है, वहाँ पे तेल का एलिमेंट है। बिजली जो है, फर्नेस ऑयल हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, बिजली उससे बनाते हैं। तो ये अगर तेल की कीमत आप बढ़ाते हैं, अगर डीजल की कीमत बढ़ाते हैं, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, तो आप समझिए कि एक आम पाकिस्तानी की हर जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं उसके महंगाई की सूरत में वो जो जिन है वो नजर आ जाता है। तो आप देखिएगा कि ये तेल की कीमतें बढ़ने के नतीजे में आप जो चीज़ खरीदने जाएंगे, बेशक उसमें कुछ परसेंटेज तेल की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होगी, लेकिन महंगाई की कंट्रीब्यूशन जो है वो हुकूमत इस नतीजे में खुद से कर रही है। इसी तरह फिर बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी तो महंगाई का जो इनपुट कॉस्ट है वो हुकूमत खुद से कर रही है। तो फिर फारूक साहब, हुकूमत जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, साथ ही साथ आप रियलिटीज़ की भी बात करें, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो वो कुछ मुख्तलिफ नजर आती हैं। एक आम आदमी इन टेक्निकलिटीज़ से उतना वाकिफ नहीं है, उसको नहीं कंसर्न कि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, अगर करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, उसको तो अपने से कंसर्न है कि उसको जो इंडिकेटर्स दिए जाते हैं वो कब सस्ती चीज़ें होंगी। अब जो दावे हुकूमत भी करती है मुआशी तरक्की के हवाले से, जो आलमी इदारे हैं वो भी रिपोर्ट्स देते हैं, तो ये जो असेसमेंट्स दी जा रही हैं, आप फिर अग्री करते हैं कि ये असेसमेंट दुरुस्त हैं कि वैसे जो हुकूमत खुशखबरी देती है, आलमी इदारे रिपोर्ट्स देते हैं, वो असेसमेंट दुरुस्त जा रही हैं? देखिए, आपने ये बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि मईशतदान आपस में बैठ के क्या डिस्कशन करेंगे और एक आम पाकिस्तानी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है उसके लिए मईशत क्या है। देखिए, मैं यहाँ बैठ के आपको 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ कि मईशत बहुत ज़बरदस्त जा रही है।
आप यकीन कीजिए कि आपको एक मईशत दान नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि मईशत अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। जो भी पाकिस्तानी, मैं तीन इशारे इस्तेमाल करता हूं आम पाकिस्तानी के लिए, आटा, चीनी और बिजली का बिल। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, जो बिजली का बिल देता है, जो बाजार से आटा खरीदने जाता है, जो बाजार से चीनी खरीदने जाता है, उसको कोई समझाने की जरूरत नहीं कि भाई आपकी मईशत बहुत अच्छी जा रही है या मईशत बहुत बुरी जा रही है, वो ये जानता है। और अब अगर आप इसमें अदाद-ओ-शुमार देखिए तो बड़ा ही वाज़ेह हो जाता है कि आज से 2.5 साल पहले आटा 55 रुपए का किलो बिक रहा, चीनी 55 रुपए की किलो बिक रही थी, अब वो 90-95 पे 100 से ऊपर भी चली जाती है। आटा जो है वो 35 रुपए किलो था, वो 70, 75, 80 रुपए तक चला जाता है। और बिजली का बिल यकीन कीजिए कि मैंने अपना 2 साल पुराना घर का बिल निकाल के देखा है, उस वक्त मुझे तकरीबन 11 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा था। अभी जो 4 दिन पहले मैंने बिजली का बिल दिया है उसमें 28 रुपए का एक यूनिट पड़ा है। अब एक तो बात यह है कि महंगाई तो हर पाकिस्तानी की जिंदगी का हिस्सा रही है, इसमें कोई शक नहीं। 70-72 सालों से महंगाई आती है। जो पिछले 2 साल का अरसा है उसमें जो यूनिक चीज हुई है वो ये है कि एक तो खाने पीने की चीजें, जो जैसे मैंने कहा आटा, चीनी, बिजली, उनकी कीमत 2 सालों में 100% बढ़ गई है। आपको पिछले 70 साल का कोई भी ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जिसमें 2 सालों में आपकी चीजों की कीमतें तकरीबन 100% बढ़ गई हैं। और एक और बड़ा इंपैक्ट ये आया है कि पिछले 2 से 2.5 सालों में जो औसतन आमदन है आपकी और मेरी और बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, वो ऑन एवरेज नीचे आई है। तो महंगाई 100% बढ़ गई और आमदन आपकी नीचे आ गई। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो पहले पिछले 70 साल माशी तारीख में आपको नहीं मिलेंगी। तो फारूक साहब, फिर जो 4,900 अरब का टैक्स वसूली का हदफ है उसको हुकूमत कैसे अचीव कर पाएगी? जो कहा जा रहा है कि 1.5% मईशत में तो इजाफा होगा, जिस तरह से ग्राउंड रियलिटीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ अगर हम टैक्स वसूलियों की बात करें तो क्या हुकूमत वो अचीव कर पाएगी? देखिए, मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि हमारा जो इतना ज़्यादा फोकस रहता है टैक्स की कलेक्शन में, ये गलत फोकस है। हम टैक्स लगाते हैं, बिजनेसेस जो हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। यहाँ पे फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात में। अगर आप पिछले 12 साल, आज 12 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त हम तकरीबन 1.1 ट्रिलियन रुपया, 1100-1200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करते थे। अब हम पहुंच गए हैं 4000 अरब पे। तो एज फार एज टैक्स कलेक्शन इज कंसर्न, जो पाकिस्तानियों से टैक्स लिया जा रहा है वो तो आप सोचिए कि 11-12 सालों में 1200 अरब से कहीं 4000 अरब पे पहुंच गया है। लेकिन इसी दौरान जो हुकूमती अखराजात हैं जो तकरीबन 1500 अरब हुआ करते थे वो अब 7000 अरब पे चले गए हैं। तो जितना मर्जी आप टैक्स वसूल कर लें पाकिस्तानियों के ऊपर, जितना चाहे टैक्स का बोझ डाल लें, जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात और हुकूमती खसारे बढ़ रहे हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि फोकस हुकूमती अखराजात, हुकूमती खसारों को कम करने पे जब तक हम नहीं मोड़ेंगे, ये देखिए, पत्थरों से खून नहीं चूसा जा सकता। इस वक्त जितना टैक्स पाकिस्तानी दे सकते हैं, जितना बोझ उनके ऊपर डाला जा चुका है, ये मैक्सिमम बोझ है। अब आपको फोकस करना होगा हुकूमती अखराजात और खसारों में कमी। तो बढ़ते हुए जो गर्दिशी कर्जों का मसला है उसको फारूक साहब किस तरह से हल किया जा सकता है? ये हम पिछले 10-20 सालों से डिस्कस कर रहे हैं और हमारे इल्म में है और उस मंशूर में भी लिखा है। उस मंशूर में जितने प्रॉब्लम्स बताए गए हैं उनके हल भी बताए गए हैं। इसलिए वो मंशूर बड़ा जबरदस्त है। अगर हुकूमत उस मंशूर की पैरवी करे, उस मंशूर को फॉलो करे तो हल भी निकलते हैं। अब देखिए, 3 प्रॉब्लम्स हैं गर्दिशी कर्जे में। पहला प्रॉब्लम यह है कि बहुत महंगी बिजली खरीदी जा रही है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि 15 से 20% जो महंगी बिजली ली जाती है वो चोरी हो जाती है। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो बिल हुकूमती इदारे करते हैं उनमें से 90% जो है वो आ जाता है, 10% वसूली ही नहीं हो पाती। तो महंगी बिजली आपने कम करनी होगी। दूसरा, जो बिजली की चोरी है, अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं और 15-20 यूनिट उसमें से चोरी हो जाएं तो कोई ऐसा बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता कि जो 15 से 20% उसमें से उसका बनाया हुआ चीज जो है वो चोरी हो जाए तो वो फिजिबल हो जाए। आपको चोरी कम करनी है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई इस्लाहाती इकदाम नहीं उठाया जा रहा।
जो वसूली नहीं हो रही 10%, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। फोकस किया हुआ था कि महंगी बिजली को किसी तरह कम किया जाए। अगस्त में हमें बताया गया कि एक MOU आ गया है, अब बिजली सस्ती होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके दौरान और 8 दिन के दौरान कम से कम 3 दफा बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं। तो इस वक्त मैं ये समझता हूं कि पूरी की पूरी हुकूमत का और ऑपोजिशन इज आल्सो टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि ऑपोजिशन एक पहिया है हमारी जमहूरियत का, दूसरा पहिया है हुकूमत। ये दोनों के दोनों 100% सियासत के ऊपर फोकस है, मईशत के ऊपर कुछ नहीं सोचा जा रहा। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का क्या मुफाद है, उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फ़ारूक सलीम साहब हमारे मुआशरत हैं, हमारे साथ मौजूद थे और मुआशी तौर पर सूरत हाल की बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अपोजिशन और हुकूमत दोनों पर आयद होती है। जमहूरियत के दो पहिए हैं, एक हुकूमत और एक अपोजिशन, और सियासत पर पूरी तवज्जो है, मईशत पर उस तरह से तवज्जो नहीं है, आम आदमी को रिलीफ मिल नहीं पा रहा। अब देखते हैं कि आने वाले साल में होता क्या। आलमी इदारे तो मुस्बत खबरें दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद आलमी मंजरनामे पर सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो रही है अमरीकी इंतखाबात के बाद, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अमेरिका जो कि सुपर पावर कंसीडर किया जाता है, अमेरिका में सदारती इंतखाबात के बाद सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। ट्रंप अमेरिकी सदारती इंतखाबात की तारीख में पहले सदर हुए हैं जिन पर मुआवजे की दूसरी बार कार्रवाई की गई है, और उसके बाद जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी भी होने जा रही है, और जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले ही ट्रंप जो है वो वाशिंगटन छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने इक़्तिदार में कबूल तो कर लिया कि जो बाइडन को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, और जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी पर अमरीका भर में हमलों का खतरा भी जाहिर किया गया है। ज़राए के मुताबिक खबरें भी आ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो बाइडन जब इक़्तिदार संभाल लेंगे, जब वो हलफ उठा लेंगे, तो उसके बाद जो ट्रंप की मुआवजे की कार्रवाई है वो जो बाइडन के पहले 100 दिन पर कितनी असरअंदाज हो सकती है, और उसके बाद जब जो बाइडन इक़्तिदार में आ जाएंगे तो अमेरिका की दूसरे ममालिक को लेकर जो पॉलिसीज हैं उन पर कितना असरअंदाज होगा। खासतौर पर सीपैक के हवाले से कुछ बात करेंगे, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज रही हैं, वो भारत को इस्तेमाल करता रहा है सीपैक के तमाम तर मंसूबे को सबोताज करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है, जब अमेरिका को जरूरत होती है तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस याद आ जाती है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत नहीं होती तो पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं रखा जाता। और इसके अलावा भी दीगर पॉलिसीज के हवाले से भी बात करेंगे। जो कनेक्शन लाइन है चाइना, रशिया और ईरान की, उसके हवाले से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और दीगर पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए अमेरिका को लेकर जो बाइडन के आने के बाद। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर बैनुल अक़वामी उमूर यासिर मसूद साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर साहब, यूएस और पाक रिलेशन की अगर तारीख देखें तो जब भी यूएस को जरूरत रही है पाकिस्तान फ्रंट लाए रहा है, पाकिस्तान को बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान की जरूरत नहीं होती तो जो अमेरिका की फॉर्मुलेशन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, नहीं नजर आती। तो क्या बाइडन आ जाएंगे तो उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसीज हैं उनमें कुछ तब्दीली आएगी, कुछ बेहतरी आएगी? बहुत मेहरबानी काशिफ साहब, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम यूएस और पाकिस्तान के, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी तनाज़ुर में देखें तो 1950 से ऑनवर्ड जो, और स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है वो इंटरनलाइजेशन जो हुई है अमेरिका की पॉलिसीज़ को, यानी उसने रीजन से बाहर हट के अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की या पॉलिसी फॉर्मुलेशन की कोशिश की है। तो अमेरिका जो है वो बिगर पावर है, सिर्फ रीजनल हेजेमोन नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का हेजेमोन है। पूरी दुनिया के ऊपर उसने जो है वो एक किस्म का अपना कब्जा जमाए रखा है। तो किसी भी हेजेमोन के साथ ताल्लुकात के लिए छोटी डेवलपिंग स्टेट्स जो होती हैं या न्यू बॉर्न स्टेट्स जो होती हैं उनको ज़रूरत पड़ती है उनकी, और एलाइज होना या किसी की साइड लेना ये इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। तो अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के साथ जो हमारे अगर तारीखी ताल्लुक को भी देखें तो वो कभी भी स्ट्रेटेजिक ताल्लुक नहीं रहे, बल्कि वो हमेशा से जो है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशंस रहे हैं या नीड बेस्ड रिलेशंस रहे हैं। जब ज़रूरत हुई है तो अमेरिका ने हमेशा हमारी तरफ जो है वो हाथ बढ़ाया है, चाहे हम डिफेंस टाइज की बात करें या जो है बाकी तनाज़ुर में भी इसको देखें। तो आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि जब भी उनको ज़रूरत हुई है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश की है। चाहे हम अगर रिसेंट टाइम में वॉर ऑन टेरर की बात करें, कभी हम फ्रंट एलाई स्टेट्स रहे हैं, कभी हम नॉन नेटो स्टेट वो उनके एलाई रहे हैं, कभी हम फ्रंट एलाई जो है उनके साथ रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स में ये जानने की ज़रूरत है कि ये एक
कॉमन सी बात है उनके लिए, लेकिन पाकिस्तान को कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक जो कंपल्शंस हैं उनको कैसे रीलाइन करना है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक अहम बात है कि अब पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है जब पाकिस्तान ने अपना ब्लैक एंड वाइट देख लिया है। चाहे अगर हम वॉर ऑन टेरर के बाद से जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं, और स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो ऑल टाइम लो पे चले गए हैं। तो यासिर साहब, अगर वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की बात की जाए, आप सीपैक के हवाले से एक्सपर्टीज रखते हैं, सीपैक पर आपने काम भी किया पहले से, इसके साथ साथ आप आईआर के ऊपर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो रहे हैं। अगर हम सीपैक के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की बात करें तो ट्रंप स्पेसिफिकली जो है वो भारत को इस्तेमाल करते रहे हैं इस खास मंसूबे के तहत कि इसको सबोताज किया जा सके। बाइडन के हवाले से कहा जाता है जी पॉलिटिकली काफी बेहतर इनके असर और रसूख हैं, पॉलिटिकली सेंस बेहतर है, ट्रंप से थोड़ी मुख्तलिफ है, आम फहम ये ख्याल किया जा रहा है लोगों की नजर में। आप क्या समझते हैं सीपैक में रिलेटेड जो वन बेल्ट वन रोड है इसको लेकर भी कुछ पॉलिसीज बेहतर होंगी? देखिए, जो उनकी पॉलिसी रही है, अगर हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें तो बड़ा जो है वो ओपन क्रिटिसिज्म रहा है। यानी कि ट्रंप के टाइम के ऊपर जो है वो ना सिर्फ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद सीपैक बड़ा इशू रहा है, तो अब ये इशू रिजॉल्व होगा? देखिए, उसको अगर हम इस तनाजर में देखें कि वो सीपैक तो एक कंपोनेंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुखालिफत तो अमेरिका की तरफ से बरमला रही है, खुले अंदाज में रही है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो ऑल टाइम हाई पे गई है। अमेरिका को वो डेफिनेटली यूज करता रहा है, अमेरिका को इंडिया को यूज करता रहा है, और इंडिया को एक रीजनल हेजेमोन के तौर पे वो एम्पावर किए जा रहा है, ये समझ के कि जी शायद चाइना को कंटेन करने के लिए उनको एक बहुत बड़ी मार्केट नजर आती है इंडिया, तो उनकी जो सारी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं वो इंडिया की तरफ जाती हैं इस रीजन के अंदर। और इंडिया ऑब्वियसली वो पहले ही सीपैक की मुखालफत करता रहा है जब से सीपैक की इंसेप्शन हुई है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई चेंज आएगी, और ये हो सकता है कि शायद अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए, लेकिन जो सीपैक की मुखालफत है या सीपैक की क्रिटिसिज्म है, मेरा ख्याल है वो जारी रहेगी। लेकिन इससे हट के हमें क्या करने की जरूरत है, चाहे वो जितनी भी मुखालफत सीपैक की रहे, वो जितना भी क्रिटिसिज्म चाहे अमेरिका की तरफ से आए, चाहे इंडिया की तरफ से आए, या चाहे किसी और मुल्क की तरफ से आए। देखिए, हमने इतने टाइम से हम जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल कंपल्शंस के अंडर रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 70 साल से जो है वो जंगे लड़ता रहा है, या प्रॉक्सी वॉर्स का हिस्सा रहा है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अब ये हमें जो है एक ट्रांजिशन चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान को मौका मिला है कि हमने जो अपनी अटेंशन है, हमने अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन किया है, और मेरा ख्याल है सीपैक जो है उसका एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जितना ज्यादा अगले 15 से 20 साल के ऊपर इस इकोनॉमिक इनिशिएटिव के ऊपर काम किया जाए, तो इसको हम गेम चेंजर इसीलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। और आजकल की दुनिया में जो भी रियासत वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिकली वायबल होगी, उसकी पोजीशनिंग जो है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, चाहे वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, या उसकी पूरी दुनिया में जो साख्त है, या उसकी पूरी दुनिया में जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती है। लिहाजा हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान को एक कॉन्सेप्ट मिला है। इसको यासिर साहब, ये तो सीपैक की बात होगी। अगर हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो हमारी कनेक्शन लाइन है, चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, रशिया के साथ बात करें, तो क्या ये कनेक्शन लाइन मजबूत हो पाएगी, खासकर स्पेसिफिकली अगर रशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो? देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेके, उसकी अगर वो उनका मुकम्मल इनखिला हो जाता है अमेरिकन ट्रूप्स का, जो कि ट्रंप ने किया और अब बाइडन के भी ऑलमोस्ट वही करेगा, तो अफगानिस्तान के मामले पे जो उनकी स्ट्रेटेजिक जो प्रायोरिटीज हैं वो अलाइन करती हैं, वो सेम है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये पीस डील जो हम नाम दे रहे हैं, या वो जो नाम दे रहे हैं, बेसिकली ये पीस डील नहीं है, ये विड्रॉल डील है, यानी किस तरीके से अमेरिकन ट्रूप्स ने बाहर निकलना है। अब मैं क्यों अफगानिस्तान को इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इनखिला होता है, चाहे वो कंप्लीट हो और चाहे वो पार्शल हो, दोनों सूरतों में अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हालात खराब होंगे, सिविल वॉर की तरफ मामला जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इंटरनल डायनेमिक्स अभी उसको डिफाइन करने में टाइम लगेगा। तो इसके बाद जो एक गल्फ क्रिएट हो रहा है, एक वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो 3 ताकतें जो हैं इस रीजन में उभर के आएंगी, एक चाइना, एक रशिया और एक पाकिस्तान। अब तीनों को जो है, तीनों की जो
इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इस रीजन के अंदर, लेकिन तीनों को जो खतरात हैं वो भी जो है वो सबके सेम है। चाहे हम दहशतगर्दी के मामले में देखें तो पाकिस्तान को टीटीपी से खतरात हैं, चाइना को जो यूगर की जो वहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है उनसे खतरात हैं, और रशिया को जो है वो उज़्बेक कुछ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे हैं या चेचन हैं उनसे खतरात हैं। तो लिहाजा इस वक्त ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से इन तीनों ताकतों को मिलके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे काम करना है, और तीनों की जो है इस वक्त जरूरत पड़ जाएगी। हम सीपैक को अगर कहते हैं कि जिपर ऑफ यूरेशिया है, यानी कि ये एक मरकज बनेगा रीजनल इंटीग्रेशन का, रीजनल प्रॉस्पेरिटी का। इसी के साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा कि गैस पाइपलाइन वाला जो मामला है उसमें सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका था, खासतौर पर ट्रंप। क्या वो रिजॉल्व हो पाएगा और रशिया के साथ गैस मंसूबों पर पेशरफ्त हो पाएगी फिर? उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखें बाइडेन की पॉलिसीज उस तरीके से एग्रेसिव नहीं है, उस तरीके से बेलिजरेंट नहीं है जो ट्रंप की रही हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका अब अपना जो है अपना जो इमेज है उसको बेहतर बनाना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अगर वो अलाउ करते हैं और इसमें मजीद रुकावट नहीं डालते तो उसका अपना इमेज बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त सबसे जो खतरनाक बात है अमेरिका के लिए, उनका अपना इमेज एट स्टेक है। स्पेशली ये जो कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ है और जो अभी रिसेंट जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें अमेरिका खुद बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुका है। तो मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि अगर वो एक शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करता है, जो उसका पॉलिटिकल जार्गन है कि हम शेयर्ड वैल्यूज़ पे काम करते हैं, जो उसके फॉरेन पॉलिसी जिस पे जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिस पे डिपेंड करती है, तो मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपना इमेज बेहतर बनाए। हमारे लिए ज़रूरत ये है कि चाहे वो रुकावट आई भी, मेरा ख्याल है इन रुकावटों को अभी ख़त्म करने का टाइम है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये इंडो पैसिफिक जो रीजन है या इंडियन ओशन जो है, ये इसमें बहुत बड़ी ट्रेड वॉल्यूम है, तकरीबन $5 ट्रिलियन से ज़्यादा ट्रेड होती है। तो इसीलिए इस सदी को एशिया की सदी कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर रुकावटें आएँ भी तो उसमें ज़रूरत यह है कि तीनों रीजनल स्टेक होल्डर्स को, जो कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान है, इनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है। एक तरफ जो बाइडन की हलफ बर्दारी है, दूसरी तरफ जो बाइडन के अंदरूनी मामलात हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि मवाख़ज़े, जो ट्रंप के मवाख़ज़े की कार्रवाई है वो बाइडन के पहले 100 दिन की कारकर्दगी पर भी समहाउ असरअंदाज हो सकती है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनके लिए अंदरूनी मामलात भी ज़रूरी हैं और हलफ बर्दारी के बाद वो तमाम तर मामला संभाल भी लेंगे बाकायदा तौर पर। मुस्लिम वर्ल्ड को लेकर ख़ास तौर पर जो पॉलिसीज़ रही हैं, अगर कश्मीर को लेकर बात करें तो पाकिस्तान की इसी तनाजुर में कश्मीर के लिए जो पॉलिसी है वो क्या उस पर कुछ पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि भारत उसमें मुलव्विस और भारत को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल रही है इस मामले में, तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ चेंज हो सकता है कश्मीर की पॉलिसी को लेकर? मेरा नहीं ख्याल कि चेंज होगा। देखें, ये जो पॉलिसी कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, ये 2011 में जब जो है हिलरी क्लिंटन के टाइम से जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो उस वक्त ये डिफाइन कर दी गई थी 2011 में, और जिसको पिवट का नाम दिया गया था कि जो इंडो पैसिफिक जो पॉलिसीज़ हैं, इंडियन ओशन की जो पॉलिसी है, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि इंडिया को पैम्पर करना है, इंडिया को एम्पावर करना है, इंडिया को मज़ीद मजबूत बनाना है। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो चाइना को कंटेन करने के लिए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उसको मज़ीद मजबूत बनाना है, क्योंकि उनके जो अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं, वो इस वक्त अलाइन कर रही हैं अमेरिका की इंडिया के साथ। मैं नहीं समझता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद बाइडन के टाइम में वो इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाएं, यानी जहां से ट्रंप ने छोड़े हैं। तो इसमें हमें करने की ये ज़रूरत है कि हमें दोबारा से अपने आप को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करना है कि हम इस तरह की पॉलिसीज़ जो कि अगर इंडिया को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं तो पाकिस्तान में उसको क्या करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें डेफिनेटली रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है। चाहे हम इस मुस्लिम वर्ल्ड की भी बात करें और इस नेक्सस की भी बात करें, जो इस वक्त बड़ा एक डेडली नेक्सस बनता जा रहा है, वो अमेरिका और इंडिया और इसराइल का है। और आपको पता है कि इसराइल की, अमेरिका को इसराइल की भी पुष्टपनाही हासिल है और इंडिया को इसराइल की पुष्टपनाही हासिल है। तो तीनों को एक दूसरे की जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त हासिल है। याद रखिए कि इस्लामिक वर्ल्ड में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये वक्त है कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को उस नहज पे लेके जाना है, उस जगह पे लेके जाना है जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड हो। आज अगर पाकिस्तान
ये डिसाइडिंग स्टेप्स नहीं लेगा तो कल को पाकिस्तान नुकसान उठा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मसूद साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद थे और अमरीका में जो सदारती तब्दीली आ रही है उस पर बात कर रहे थे और उसकी जो असर व रसूख खत्ते पर हो सकते हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पर हो सकते हैं उस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है और ये जो लाए भारत और अमेरिका का है ये नज़र ही आ रहा है कि हो सकता है मज़ीद मजबूत हो जाए, लेकिन पॉलिसीज़ में समहाउ कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ अमेरिका की वैसे ही रहेंगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।